सोशियोलॉजी के साथ ना स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये सब्जेक्ट फेमिलियर भी लगता है और कंफ्यूजिंग भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सोसाइटी में ही रहते हैं तो सब कुछ जाना पहचाना लगता है, पर जब उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने जाते हैं तो अजीब सा लगने लगता है। टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडु मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन कमेंट पिन बॉक्स। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आप अपने समाज, अपनी सोसाइटी के बारे में आखिर जानते क्या हैं? अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, मैं इसी में तो रहता हूं। बिल्कुल सही। और आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, यही सोशियोलॉजी की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बारे में सोचो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप किताबों से पास्ट के बारे में सीखते हो, लेकिन सोशियोलॉजी में आप पैदा होते ही स्टूडेंट बन जाते हो। टेक्स्ट बुक खोलने से बहुत पहले आप सोसाइटी के लिखे अनलिखे रूल्स सीख चुके होते हो। ये जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से पाते हैं, उसी को कॉमन सेंस कहते हैं। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉलेज हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और इसमें बहुत सारे बायसेस होते हैं। सोशियोलॉजी हमें चैलेंज करती है कि रुको, सोसाइटी को आराम से, सिस्टमैटिकली, एविडेंस के साथ पढ़ो और हर इशू को अलग अलग व्यू पॉइंट से समझो। इसलिए कहते हैं कि सोशियोलॉजी सीखने का पहला स्टेप लर्निंग नहीं बल्कि अनलर्निंग है। तो ये अनलर्निंग करने का फायदा क्या है? सोशियोलॉजी हमें एक बहुत पावरफुल नया नजरिया देती है, एक लेंस जिससे हम दुनिया को अलग तरह से देख पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमें सिखाती है कि हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बड़े सोशल इश्यूज से कैसे कनेक्ट करें। यही तो असली लिंक है हमारी लाइफ और हमें शेप करने वाली बड़ी फोर्सेस के बीच। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इंसान को कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिल रही। ये उसकी पर्सनल ट्रबल है। लेकिन जब पूरे देश में लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं तो ये एक सोशल इशू बन जाता है। और ये इशू इकोनॉमी से, एजुकेशन सिस्टम से और गवर्नमेंट पॉलिसी से गहराई से जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी हमें ये बड़ी पिक्चर देखने में हेल्प करती है। इसी एबिलिटी को, पर्सनल एक्सपीरियंस और बड़ी सोसाइटी के बीच कनेक्शन देखने की पावर को सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स ने द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा था। अब अगर मॉडर्न इंडिया को समझना है तो उस हिस्टोरिकल फोर्स को समझना पड़ेगा जिसने हमें सबसे ज्यादा शेप किया, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जिस कॉलोनियल पावर ने इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसी ने अनजाने में अपने ही खिलाफ एक चीज पैदा कर दी, नेशनलिज्म। एक कॉमन दुश्मन और एक शेयर्ड स्ट्रगल ने इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को यूनाइट कर दिया, एक नई आइडेंटिटी बनाई और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को जन्म दिया। अब चलो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन स्टोरी पर, और इसे हम डेमोग्राफी के लेंस से देखेंगे। 18th सेंचुरी में थॉमस मैल्थिस नाम के एक स्कॉलर ने एक काफी पेसिमिस्टिक थ्योरी दी थी। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, इंसान की पॉपुलेशन फूड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, मतलब डबल होती जाती है, जैसे 2, 4, 8, 16, जबकि फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिकली बढ़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8। मैल्थिस के हिसाब से इसका रिजल्ट हमेशा गरीबी और रिसोर्सेज की कमी ही होगा। लेकिन मैल्थिस की थ्योरी हर जगह सच साबित नहीं हुई। यूरोप से जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिला, उससे पता चला कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ को पीछे छोड़ सकती है। इस ऑब्जर्वेशन से एक नया और ज्यादा होपफुल मॉडल सामने आया, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी पॉपुलेशन चेंज को 3 स्टेजेस में देखती है। स्टेज 1 जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज में होता है, वहां हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, तो ग्रोथ धीरे होती है। स्टेज 3 जो डेवलप्ड नेशंस में दिखता है, वहां लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है, इसलिए पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। इंडिया की स्टोरी बिल्कुल स्टेज 2 में फिट बैठती है। इस स्टेज में हेल्थ केयर बेहतर होने से डेथ रेट तो गिर जाता है, पर बर्थ रेट हाई रहता है, और इसका रिजल्ट अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया के डेमोग्राफिक जर्नी में साल 1921 एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है, जिसे अक्सर द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। 1911 से 1921 के बीच इंडिया की हिस्ट्री में पहली और आखिरी बार हमारी पॉपुलेशन एक्चुअली कम हुई थी। इसका बड़ा कारण था 1918-19 का इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। 1921 के बाद डेथ रेट लगातार गिरने लगा, जबकि बर्थ रेट हाई बना रहा, और इंडिया ने ऑफिशियली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 2 में एंट्री कर ली। इसी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ने इंडिया को उसकी सबसे बड़ी पोटेंशियल स्ट्रेंथ दी है, एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन। आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है
और इस एडवांटेज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक सुनहरा मौका है, लेकिन लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पर यह सिर्फ एक पोटेंशियल है, गारंटी नहीं। ये डिविडेंड एक एसेट तभी बनेगा जब हम अपने यूथ को क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स दे पाएंगे। अगर हम फेल हो गए तो यही डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। आप जब हमने पॉपुलेशन की बड़ी पिक्चर देख ली है, तो चलो अब इंडियन सोसाइटी के अंदर के पिलर्स को देखते हैं जो इसे स्ट्रक्चर करते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कास्ट, ट्राइब और फैमिली जैसे कॉम्प्लेक्स और गहरी जड़ों वाले इंस्टीट्यूशंस को। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। शुरुआत में इंडियन सोसाइटी वर्ना सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनाइज थी। ये एक इंसान के काम या ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था। एक किसान का बेटा स्कॉलर बन सकता था, लेकिन सदियों में ये सिस्टम जाति में बदल गया, जो कि बर्थ से डिसाइड होता है। जाति सिस्टम की खासियत उसकी रिजिडिटी है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो, वही आपकी सोशल आइडेंटिटी पूरी जिंदगी के लिए डिफाइन कर देती है। अच्छा, अब आज के इंडिया में कास्ट से जुड़े दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है संस्कृताइजेशन। ये टर्म सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने दी थी। ये उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जहां कास्ट हायरार्की में नीचे के ग्रुप्स अपर कास्ट के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को अपनाकर अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर रीजन की ऐसी कास्ट जिसके पास 3 चीजों से पावर आती है। एक, बड़ी पॉपुलेशन, बहुत सारी जमीन जिससे उनके पास इकोनॉमिक पावर आती है, और इन दोनों की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब चलो थोड़ा और जूम इन करते हैं सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट पे, फैमिली। मॉडर्न इंडिया में सबसे बड़े बदलावों में से एक है जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट। पहले कई जनरेशन्स एक ही छत के नीचे रहती थीं, लेकिन आज खासकर शहरों में न्यूक्लियर फैमिली नॉर्मल बनती जा रही है। इस शिफ्ट के पीछे अर्बनाइजेशन जैसी पावरफुल फोर्सेस हैं, जो लोगों को काम के लिए शहरों में खींचती हैं, और इंडिविजुअलिज्म जैसे मॉडर्न वैल्यूज का बढ़ना। लेकिन सोसाइटी सिर्फ फैमिली और कास्ट जैसे दिखने वाले इंस्टीट्यूशन से नहीं बनती। यहाँ कुछ छिपी हुई हायरार्कीज भी हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के पैटर्न्स बनाती हैं। सोशियोलॉजी में हम इसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। जैसे जमीन अलग अलग रॉक की लेयर्स से बनती है, वैसे ही हमारी सोसाइटी भी लेयर्स या स्ट्रेटा में स्ट्रक्चर्ड है, जहां अलग अलग ग्रुप्स के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की अनइक्वल एक्सेस होती है। तो इनइक्वालिटी का ये सिस्टम चलता कैसे है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इस चेन की पहली कड़ी है स्टीरियोटाइप, एक फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज जो हम किसी ग्रुप के बारे में अपने दिमाग में रखते हैं। फिर इस स्टीरियोटाइप से पैदा होता है प्रेजुडिस, यानी उस फिक्स्ड इमेज पर बेस्ड एक नेगेटिव फीलिंग। और आखिरी और सबसे डैमेजिंग कड़ी है डिस्क्रिमिनेशन, जब उस नेगेटिव एटीट्यूड को एक्शन में लाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट होता है सोशल एक्सक्लूजन, जहां एक ग्रुप को सिस्टम से ही सोसाइटी के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तो इन लेयर्स में किसी इंसान की पोजीशन कैसे डिसाइड होती है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये उसके पास मौजूद रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जिनको हम कैपिटल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पहला इकोनॉमिक कैपिटल, यानी पैसा और प्रॉपर्टी। दूसरा कल्चरल कैपिटल, यानी आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस और स्किल्स। और तीसरा सोशल कैपिटल, आपका नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों कैपिटल अक्सर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क आपको जॉब दिला सकता है, मतलब सोशल कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल में बदल गया। अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स हैं, इनइक्वालिटीज हैं, लेकिन सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। चलो अब उन बड़ी फोर्सेस की तरफ देखते हैं जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। ये 4 प्रोसेसेस इंडिया में सोशल चेंज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। संस्कृताइजेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है ब्रिटिश रूल के कारण लाइफस्टाइल, कपड़ों और आदतों में बदलाव। ये अक्सर ऊपरी सतह का चेंज होता है। मॉडर्नाइजेशन दूसरी तरफ माइंडसेट में एक गहरा बदलाव है, लॉजिक, रैशनैलिटी और इक्वालिटी की तरफ बढ़ना। और फाइनली सेक्युलराइजेशन का मतलब रिलीजन का खत्म होना नहीं है, बल्कि उसके रोल का रीडिफाइन होना है, जहां वो पब्लिक लाइफ में एक डोमिनेंट फोर्स होने की बजाय एक पर्सनल चॉइस बन जाता है। तो जब सोसाइटी में इतनी गहरी प्रॉब्लम्स और इनइक्वालिटी होती है, तो लोग क्या करते हैं? वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसी कलेक्टिव एक्शन से सोशल मूवमेंट्स पैदा होते हैं। ये लोगों की पावर है चेंज डिमांड करने की। ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर करती है कि 2 तरह के मूवमेंट्स में क्या फ़र्क है,
ओल्ड सोशल मूवमेंट्स आमतौर पर क्लास बेस्ड होते थे, जैसे किसानों या फैक्ट्री वर्कर्स के मूवमेंट्स, जिनका मेन फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर होता था। इसके आगे न्यू सोशल मूवमेंट्स अक्सर आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स या दलित मूवमेंट। इनका फोकस सिर्फ इकोनॉमिक आराम पर नहीं, बल्कि पहचान, सम्मान और एक बेहतर जिंदगी पर है। अब ये सोचो, अगर स्टेट या गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तो उसको रोकेगा कौन? जवाब है सिविल सोसाइटी। ये लाइफ का वो हिस्सा है जो फैमिली के बाहर है, लेकिन गवर्नमेंट और मार्केट से भी अलग है। इसमें एनजीओज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट ग्रुप्स आते हैं। वो स्टेट पावर पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इंडिया में इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। ये हिस्टोरिकल कानून तभी पास हुआ जब सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स ने सालों तक लगातार स्ट्रगल किया। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं अपनी जर्नी का। हमने कॉमन सेंस से शुरू किया और देखा कि सोशियोलॉजी हमें उससे आगे बढ़ने के लिए कैसे पुश करती है। फिर हमने समझा कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने इंडिया में नेशनलिज्म को जन्म दिया। हमने इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल और चैलेंजेस को समझा। उसके बाद हमने सोसाइटी के कोर इंस्टीट्यूशंस, कास्ट और फैमिली को डिकोड किया, सोशल इनइक्वालिटी के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझा और आखिर में उन सोशल मूवमेंट्स को देखा जो बदलाव लाते हैं। देखो कितने कम टाइम में हमने कॉमन सेंस से सोशियोलॉजिकल सेंस तक का सफर तय कर लिया। तो मैं आपको इस आखिरी सोच के साथ छोड़ता हूं। अब से जब आप कोई सोशल प्रॉब्लम देखो, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो या भेदभाव हो, तो क्या आप सिर्फ उस एक इंसान को देखोगे या उस इश्यू के पीछे छुपे पैटर्न्स और सोशल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करोगे? यही है सोशियोलॉजी की असली पावर, सिर्फ पेड़ को नहीं, पूरे जंगल को देखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।